सभी विद्यार्थियों और मित्रों को नमस्कार। भारतीय इतिहास श्रृंखला के व्याख्यान 52 के साथ मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज जिस विषय बिंदु पर हम अपना व्याख्यान प्रारंभ करने जा रहे हैं उस विषय बिंदु का शीर्षक है बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन पार्ट प्रथम। आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत हम जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो राजनीतिक चेतना भारतीयों में विकसित की जा रही थी, आर्थिक राष्ट्रवाद की जो नींव भारतीयों के द्वारा रख दी गई थी और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में और सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना के केंद्र में जो बंगाल प्रांत है, ब्रिटिश भारत का बंगाल प्रांत तेजी से भारतीयों की राष्ट्रीय राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बनता जा रहा था। और बंगाल का जिस प्रकार से सांप्रदायिक सौहार्द था वो ब्रिटिश हुकूमत की दीर्घकालिक उत्तरजीविता के लिए भारत में एक चुनौती पेश कर रही थी। तो इसी भारतीय राष्ट्रवाद के एक महत्वपूर्ण केंद्र को तोड़ने के लिए, इसी भारतीय राष्ट्रवाद के एक महत्वपूर्ण स्तंभ पर आघात करने के लिए, प्रहार करने के लिए ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासकों ने जो एक निर्दयी जो चाल चली, जो निरंकुशतापूर्ण जो चाल चली, वो थी बंगाल का विभाजन की। तो आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत हम बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन, ये अपने आप में बहुत बड़ा व्यापक टॉपिक है। मैंने इस पूरे टॉपिक को दो भागों में बांट करके मैं आपके समक्ष दो व्याख्यानों के माध्यम से पूरे टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं। और ये इस टॉपिक पर आज का ये पार्ट प्रथम है और इस पार्ट प्रथम के अंतर्गत हम बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन के एक बैकग्राउंड के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आज के इस व्याख्यान में बात करेंगे कि जिस बंगाल के विभाजन ने भारत के अंग्रेजी उपनिवेशवाद के खिलाफ राष्ट्रीय स्वाधीनता की लड़ाई को एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया, संघर्ष के विभिन्न प्रकार के नए तरीके इजाद किए गए, युवाओं और महिलाओं की बड़े पैमाने पर सहभागिता हुई, विदेशी माल का बड़े पैमाने पर बहिष्कार किया गया, स्वदेशी स्वशासन का जो एक नारा है वो आम भारतीयों के बीच में लोकप्रिय होने लगा और वंदे मातरम और आमार सोनार बांग्ला जैसे नारे हैं ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक सशक्त चुनौती के रूप में उभर करके आते हैं। तो हमारे लिए ये जानना और समझना आवश्यक है कि आखिरकार जब 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल के विभाजन की योजना को जमीनी धरातल पर लागू कर दिया गया था, लेकिन 1905 ईस्वी से पूर्व का बंगाल आखिरकार कैसा था, उसकी भौगोलिक सीमाएं कहां तक जाती थी, उसकी राजनीतिक स्थिति कैसी थी, इसके बारे में हम सबसे पहले जानना और समझना हमारे लिए बेहद आवश्यक है। और आज के इस व्याख्यान में सबसे पहले हम बात करेंगे कि 1905 ईस्वी के पूर्व का बंगाल है वो आखिरकार किस प्रकार का था। इसी व्याख्यान के दूसरे बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी कि बंगाल को विभाजित करने के पीछे ब्रिटिश प्रशासकों के वास्तविक कारण क्या थे और उनके दिमाग में आखिरकार चल क्या रहा था। अर्थात बंगाल विभाजन के कारण और उद्देश्यों पर हम तार्किक ढंग से, आलोचनात्मक दृष्टि से और प्रत्येक पहलू की गहन पड़ताल करके ये समझने का प्रयास करेंगे कि ब्रिटिश औपनिवेशिक हुकूमत ने बंगाल को ही विभाजित करने का निर्णय आखिरकार किन उद्देश्यों और किन मंतव्यों से प्रेरित होकर के लिया। तीसरे बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी कि विभाजन की प्रक्रिया 1903 से 5 ईस्वी के बीच में अपना धीरे धीरे आकार लेना प्रारंभ करती है और 1905 ईस्वी में 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी का दिनांक वो दिवस है जिस दिन बंगाल का विभाजन है वो जमीनी धरातल पर लागू कर दिया गया था। तो 1903 से 5 ईस्वी के बीच में बंगाल के विभाजन की प्रक्रिया किस प्रकार से आगे बढ़ती है, इसको हम तीसरे बिंदु के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे। चौथे बिंदु के अंतर्गत हम बात करेंगे कि 1903 से 5 ईस्वी में जब बंगाल के विभाजन की प्रक्रिया और उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के निर्णय और तात्कालिक वायसराय और तात्कालिक गृह सचिव के जो वक्तव्य आ रहे थे और जिस प्रकार की वो योजना लागू होने वाली थी, उसी के समानांतर तात्कालिक भारतीय जनता ने, विशेषकर बंगाल की जनता ने और बंगाल के राष्ट्रवादियों ने और कांग्रेस ने किस प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त की। क्या उनको ये विश्वास था कि ब्रिटिश हुकूमत है उनके जिस प्रकार के तौर तरीके वो अपना रही है उन तौर तरीकों से क्या ब्रिटिश हुकूमत बंगाल विभाजन के निर्णय को वापस ले लेगी, क्या ऐसा उनको लग रहा था, इसी पर हम बात करेंगे चौथे बिंदु के अंतर्गत। पांचवें बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी कि इस टॉपिक से संबंधित अर्थात 1905 ईस्वी से पूर्व का बंगाल कैसा था, बंगाल विभाजन के कारण क्या थे, उसके उद्देश्य क्या थे, विभाजन की प्रक्रिया किस प्रकार से आगे बढ़ती है, कांग्रेस और जनता की
पूर्व प्रतिक्रिया क्या रही, इनसे संबंधित किस प्रकार के एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करने जा रहे हैं बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। ये इस टॉपिक पर हमारा पार्ट प्रथम है और इसी टॉपिक पर एक और व्याख्यान पार्ट सेकंड के नाम से आपके बीच में मैं लेकर के आऊंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 1905 ईस्वी से पूर्व का बंगाल है वो आखिरकार कैसा था। मैं सबसे पहले 1905 ईस्वी से पूर्व के बंगाल की जैसे कि बात करूं तो कुछ बातों की ओर मैं आपका ध्यान है वो आकर्षित करना चाहूँगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये एक भारत का ये एक मैप है जो वर्तमान में जिस तरह से भारत का जो राजनीतिक और या मैं कहूँ कि ये प्राकृतिक जो भौगोलिक मैप है जो भारत की सीमाओं को दर्शा रहा है। अब आज के अगर हम पूर्वी छोर पर देखें तो आज का जो हमारा जो बंगाल है, आज का जो हमारा जो बंगाल है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये मैं भारत का जो भौगोलिक मैप है, भारत की प्राकृतिक सीमाओं को और भारत की जो राजनीतिक सीमाओं को दर्शाने वाला एक मैप है। ये वर्तमान की जो भारत के प्राधिकार में जो इसकी भू राजनीतिक सीमाएं हैं उनको दर्शाने वाला ये मैप है। लेकिन जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के अधीन जो भारत था वो भारत आज का भारत नहीं है। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के जो अधीन जो भारत था वो 15 अगस्त 1947 को ये दो हिस्सों में बढ़ जाता है अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति के कारण। और भारत और पाकिस्तान नाम के दो देश हैं वो 15 अगस्त 1947 को जन्म लेते हैं। बाद में 1971 ईस्वी में पाकिस्तान का भी विभाजन होता है और पाकिस्तान और बांग्लादेश नाम के दो देश उभर करके आते हैं। तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वर्तमान में आखिरकार में अगर मैं बंगाल को ढूंढना चाहूँ, बंगाल के बारे में समझना चाहूँ कि उस 1905 ईस्वी के जब बंगाल के विभाजन की घटना का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसको ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासकों ने अपने साम्राज्यवादी गढ़ को बचाने के लिए, भारत में राष्ट्रवाद के केंद्र को कुचलने के लिए जो एक कुत्सित विचार, एक कुत्सित योजना बंगाल के विभाजन के रूप में पेश की, उसको समझने से पहले हमारे लिए वर्तमान परिस्थिति में उस बंगाल को अगर हम रख करके देखना चाहें तो हम किस प्रकार से देख सकते हैं। तो बंगाल नाम का जो एक प्रांत था वो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन में, आज वो बंगाल नाम के जो प्रांत को हम दो रूपों में जानते हैं, एक है पश्चिमी बंगाल और एक है पूर्वी बंगाल। पश्चिमी बंगाल आज भारतीय संघ का एक राज्य है और जिसकी राजधानी कोलकाता है और जिसकी वर्तमान में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। तो पश्चिम बंगाल और एक ही बंगाल का एक दूसरा हिस्सा, जो अगर मैं ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की बात करूं तो मैंने कहा कि बंगाल के आज दो हिस्से हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान के बंगाल को आज वर्तमान में दो हिस्से हैं। एक है पश्चिम बंगाल जो भारतीय संघ का एक राज्य है जिसकी राजधानी कोलकाता है और जिसकी मुख्यमंत्री, उस राज्य की मुख्यमंत्री है वो है ममता बनर्जी। और इसी पश्चिमी बंगाल का एक हिस्सा पश्चिमी बंगाल हो गया और दूसरा है पूर्वी बंगाल, जिस पूर्वी बंगाल को आज हम जानते हैं बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, जो कि एक स्वतंत्र देश है और जिसकी राजधानी ढाका है। तो अगर मैं इसको मानचित्र में दर्शाना चाहूं तो अगर वर्तमान की मैं बात करूं तो ये वाला जो इलाका है, तो हमारा जो ये वाला जो इलाका है पूरा का पूरा, और ये वाला जो इलाका है ये तो हो गया हमारा बांग्लादेश, जिसको पूर्वी बंगाल के नाम से जाना जाता था ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान। और ये वर्तमान का हो गया पश्चिम बंगाल जो कि भारतीय संघ का एक राज्य है। तो अगर हम जब भी बंगाल की बात करें ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान के बंगाल को हम दो रूपों में देखते हैं। एक है पश्चिमी बंगाल जो वर्तमान में भारतीय संघ का एक राज्य है जिसकी राजधानी कोलकाता है और जिसकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। एक पूर्वी बंगाल है जहां पर जो आज एक स्वतंत्र बांग्लादेश के देश के रूप में हमारे सामने उपस्थित है, दुनिया के राजनीतिक मानचित्र पर वो आज उपस्थित है और उस बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और जिसकी प्रधानमंत्री वर्तमान में शेख हसीना है। तो ये तो हो गई बंगाल की बात की। ये बंगाल है जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान का जो बंगाल था। अगर उस बंगाल को हम देखें तो ये बंगाल है, वो बंगाल है वो हमारे सामने आज दो रूपों में, एक पश्चिम बंगाल और एक है बांग्लादेश। बांग्लादेश को उस समय पूर्वी बंगाल के नाम से जाना जाता था और पश्चिम बंगाल वर्तमान में भारतीय संघ का एक राज्य है।
अब इसी के साथ मैं थोड़ी सी बात आप लोगों के बीच में ये भी करना चाहूँगा कि वो तो हमने देख लिया कि वर्तमान के भारत के एक मैप के आधार पर कि बंगाल है वो पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल मीन्स आज का बांग्लादेश, और पश्चिम बंगाल आज भारतीय संघ का एक राज्य है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान ये एक बंगाल के रूप में ही विद्यमान था, एक यूनिट के रूप में विद्यमान था, लेकिन बाद में विभिन्न प्रकार के राजनीतिक कारणों के चलते हुए पश्चिम बंगाल पूर्वी बंगाल में इनका विभाजन हो जाता है। और पूर्वी बंगाल है जब 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद होता है, भारत आज़ाद होता है और भारत से एक दो देश बनते हैं, उसमें पाकिस्तान भी जन्म लेता है। तो पाकिस्तान के साथ ये पूर्वी बंगाल का जो इलाका है वो पाकिस्तान के साथ चला जाता है, और जब पाकिस्तान बना तो इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। लेकिन पाकिस्तान का जिस सोच को लेकर के, जिस विचारधारा को लेकर के पाकिस्तान का जन्म हुआ था, वो विचारधारा अपने आप में बड़ी खतरनाक थी और उसका कोई इतना व्यापक वैचारिक आधार नहीं था, जिसके कारण से 1971 ईस्वी में उस पाकिस्तान का भी विभाजन हुआ और पूर्वी बंगाल के लोगों ने राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर के लिए अपने लिए एक राष्ट्र की परिकल्पना की, और उस राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने के लिए तत्कालिक भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूर्वी बंगाल के लोगों का भरपूर साथ दिया और 1971 ईस्वी में दुनिया के नक्शे में एक और देश है, स्वतंत्र देश के रूप में उभर करके आता है, वो था बांग्लादेश। तो अगर हम बंगाल को दो यूनिटों की बात कर रहे हैं, एक पश्चिम बंगाल एक पूर्वी बंगाल मीन्स आज का बांग्लादेश देश। अगर बंगाल प्रांत का जो विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान किया गया, वो जमीनी स्तर पर वो लागू हुआ, लेकिन बंगाल प्रांत के विभाजन से पहले की अगर बात करें कि 1905 से पहले का बंगाल है वो आखिरकार कैसा था, तो इस प्रांत की जो आबादी अगर हम देखें, उस बंगाल प्रांत की आबादी जो कि 16 अक्टूबर 1905 से पहले था, जो विद्यमान था, जब उसको विभाजित नहीं किया गया था, जब वो विभाजन की योजना लागू नहीं हुई थी, तो उस बंगाल प्रांत की जो आबादी थी वो थी 7,85,00,000। और उस बंगाल में क्या क्या शामिल थे? उस बंगाल में शामिल थे पश्चिम बंगाल, आज का पश्चिम बंगाल का इलाका, आज का बिहार का इलाका, आज का उड़ीसा का इलाका और छत्तीसगढ़ के कुछ भाग, झारखंड का कुछ इलाका और बांग्लादेश का जो इलाका है, बांग्लादेश का जो इलाका है वो भी इस बंगाल नामक राजनीतिक इकाई है उसका हिस्सा थे। हालांकि बंगाल के अंतर्गत असम भी था, लेकिन 1874 ईस्वी में असम है वो बंगाल से अलग हो जाता है। तो 1905 ईस्वी से पहले का जो बंगाल था उसमें पश्चिम बंगाल, आज के पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ के कुछ भाग और बांग्लादेश जो वर्तमान में एक स्वतंत्र देश के रूप में विद्यमान है, उसका समूचा इलाका भी बंगाल की राजनीतिक इकाई में शामिल थे, बंगाल की वो भौगोलिक सीमा के अंतर्गत आते थे। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि 1905 ईस्वी के पूर्व का जो बंगाल है वो तो हमने देख लिया कि 7,85,00,000 की जनसंख्या थी। आज का बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ के कुछ भाग हैं उस बंगाल नामक राजनीतिक इकाई के अधीन आते थे और बांग्लादेश का भी जो इलाका है वो भी इसके अंतर्गत आता था। तो 1905 ईस्वी का जो बंगाल है उसकी जनसंख्या 7,85,00,000 थी। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से उस बंगाल का प्रशासन है वह संचालित किया जाता था। लेकिन जिस बंगाल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों की हमने बात की तो देखने पर यह लगता है कि ये उस समय के भारत की एक सबसे बड़ी भौगोलिक और राजनीतिक इकाई थी और एक ही प्रशासनिक केंद्र से उस समय बंगाल की राजधानी थी वो कोलकाता थी। कलकत्ता से जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से उस बंगाल प्रांत का जो शासन का संचालन किया जाता था, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किया जाता था और एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन था, अर्थात वहां पर राज्यपाल के पद की कोई व्यवस्था नहीं थी। और 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट से 1854 ईस्वी में पहली बार बंगाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद की व्यवस्था की गई। इसके अलावा बंगाल के सूबे की जो मैंने बात की उसमें बिहारी लोग भी थे, उसमें उड़िया लोग भी थे और उसमें पूर्वी बंगाल के जो बंगाली लोग भी शामिल थे, उसमें हिंदू जनसंख्या का भी हिस्सा था। तो ये बंगाल का जो सूबा है विभिन्न प्रकार की असमानताएं उसमें विद्यमान थी, चाहे हम बोली के स्तर पर असमानता की बात कर लें या क्षेत्रीय विकास के स्तर पर भी इसमें असमानता थी। अर्थात पूर्वी बंगाल का इतना विकास नहीं हो पाया था जितना पश्चिमी बंगाल का विकास हुआ था। जातियों के आधार पर भी उसमें असमानता थी, बोली के आधार पर असमानता थी, विकास के आधार पर असमानता थी और धर्म के आधार पर भी उसमें असमानता थी।
ये तो वो असमानताएं थी जो उस समय के तात्कालिक बंगाल है उसकी वास्तविकताएं थी। लेकिन एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से इतने बड़े भौगोलिक इकाई का, इतनी बड़ी राजनीतिक इकाई का शासन संचालन पूरी मुस्तैदी के साथ है, पूरी सुव्यवस्था के साथ है, वो करना संभव नहीं था। और राष्ट्रवादी जो नेता थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक दौर के, जिन्हें नरमपंथी या उदारवादी कहा जाता है, उनको भी ये लगता था कि बंगाल की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके पुनर्गठन करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से इतने बड़े इलाके की एक राजनीतिक इकाई का शासन संचालन ठीक प्रकार से नहीं किया जा रहा। तो राष्ट्रवादी ये मांग कर रहे थे कि किसी प्रकार से कुछ ऐसा पुनर्गठन किया जाना चाहिए बंगाल की प्रशासनिक व्यवस्था का, ताकि प्रशासनिक सुव्यवस्था इस प्रांत के लिए स्थापित हो सके। ये राष्ट्रवादी मांग कर रहे थे। बंगाल के साथ मैंने जैसा कि कहा, उड़ीसा और बिहार भी इसी के हिस्से थे। और अगर वर्तमान में संदर्भ में देखूं तो छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ इलाके भी इसके हिस्से थे। असम 1874 ईस्वी में, 1874 से पहले जो बंगाल है उसमें असम भी शामिल था, लेकिन 1874 ईस्वी में कुछ कारणों से असम को बंगाल से अलग कर दिया जाता है। इसकी आबादी 7.85 करोड़ थी। प्रशासन चलाना वास्तव में कठिन था। सैद्धांतिक और व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो प्रशासन चलाना वास्तव में कठिन था। और इसके अलावा बंगाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे ज्यादा जो राष्ट्रवादी जो राजनीतिक नेता आ रहे थे वो बंगाल से थे। बंगाल भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना का केंद्र था। या 19वीं सदी के पूर्वार्ध या उत्तरार्ध में हम सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रणी जो भूमिका में अगर किसी प्रांत को देखते हैं तो वो प्रांत था बंगाल। और इसके अलावा बंगाली वो प्रांत था जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के प्रत्यक्ष नियंत्रण में सबसे पहली बार आया। बंगाल ही भारत का सबसे समृद्ध प्रांत था। बंगाल में सबसे ज्यादा अकाल पड़े, बंगाल में ही ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन है, उसके प्रारंभिक गवर्नर जनरल का हेडक्वार्टर भी बंगाल में ही था। और बंगाल है, ब्रिटिश भारत की जो प्रशासनिक राजधानी थी वो कलकत्ता, वो भी बंगाल में ही पड़ती थी। तो बंगाल एक प्रकार से मैं कहूं कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद की सत्ता का प्रमुख केंद्र होने के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना का केंद्र भी बनती जा रही थी। विभिन्न प्रकार के, चाहे क्रांतिकारी विचारों की बात हो, चाहे आक्रामक राष्ट्रवादी विचारों की बात हो, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक संगठनात्मक सोच प्रदान करने वाले राष्ट्रवादी राजनीतिक नेताओं की बात हो, उन सब का जो समामेलन है वो बंगाल से ही होता था। तो बंगाल ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता का प्रमुख केंद्र होने के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना का केंद्र था। एक प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो हम कहें कि एक पावर जो सोर्स है, यानी एक शक्ति का स्रोत है, वो बंगाल था। बंगाल में ही वो सारे प्रगतिशील विचार है वो जन्म हो रहे थे। बंगाल में ही रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल, कृष्ण कुमार मित्र, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद और भी हम कहें स्वामी दयानंद सरस्वती, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने बंगाल में एक प्रकार से सामाजिक सांस्कृतिक जागरण किया, बंगाल में राष्ट्रीय राजनीतिक चेतनाओं का सूत्रपात किया। तो ये बंगाल राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना का केंद्र भी था। तो ये तो हमारी बात होगी कि 1905 ईस्वी से पूर्व का बंगाल है वो आखिरकार कैसा था। अब हम बात कर लेते हैं कि इस बंगाल का विभाजन करने के क्या कारण थे। देखो, विभाजन करने के कारणों को भारतीय इतिहासकारों और एकेडमिशियन जगत के विद्वानों ने उसके लिए कई प्रकार के कारण दिए हैं। लेकिन अगर हम तथ्यों की भी परीक्षा करें और जिस प्रकार से हमने बंगाल की राजनीतिक और भौगोलिक सीमाओं के विस्तारित रूप को देखा है, तो बंगाल विभाजन के कारणों को हम भी मोटे तौर पर दो भागों में बांट सकते हैं। किसी भी घटना के पीछे, किसी भी घटना को लागू करने के पीछे चाहे गलत ही तथ्य दिए गए हों, लेकिन कोई कारण तो आपको बताना होता है कि आप किस कारण से इस घटना को अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि बगैर किसी कारण को किसी भी घटना को अंजाम नहीं दिया जाता। भले ही आप कारण कोई और बता रहे हो, लेकिन आपका उसको लागू करने के पीछे उद्देश्य कुछ और हो, लेकिन आपको कारण तो बताना ही पड़ेगा। और बंगाल विभाजन की योजना को जब लागू करना था तो बंगाल विभाजन के कारण जो बताए गए वो सैद्धांतिक कारण, जो थ्योरेटिकल कारण है, वो ये बताया गया ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से कि प्रशासनिक कारणों से बंगाल का विभाजन करना आवश्यक है, क्योंकि एक शक्ति के केंद्र से समूचे बंगाल का जितना बड़ा विस्तारित क्षेत्र है, बंगाल की जितनी बड़ी राजनीतिक और भौगोलिक सीमाएं हैं,
उससे इसका प्रशासनिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था की स्थिति है ठीक प्रकार से संचालित नहीं हो रही। इसलिए अगर हम इसके कई प्रशासनिक केंद्र बना देंगे तो शायद इसकी प्रशासनिक व्यवस्था अच्छे प्रकार से दुरुस्त तरीके से संचालित हो सकेगी। तो बंगाल विभाजन का जो कारण दिए गए, उन कारणों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक सैद्धांतिक कारण और दूसरा व्यवहारिक कारण। सैद्धांतिक कारण वो कारण था जो ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा दिया गया, तत्कालीन ब्रिटिश प्रशासकों के द्वारा दिया गया। उन सैद्धांतिक कारणों में उन्होंने कहा कि प्रशासनिक कारणों से बंगाल का विभाजन करना आवश्यक है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक दौर के राष्ट्रवादी, जिन्हें हम उदारवादी, जिन्हें नरमपंथी भी कह रहे हैं, वो भी प्रशासनिक पुनर्गठन की मांग कर रहे थे। तो तात्कालिक ब्रिटिश प्रशासकों ने, तात्कालिक ब्रिटिश सत्ता के नीति नियंताओं ने जब बंगाल के विभाजन की योजना को पेश किया तो उनको ये उम्मीद थी कि इस विभाजन की योजना का विरोध नहीं होगा और उनके जो मांत्रिक उद्देश्य और मंतव्य है वो आसानी से पूरे हो जाएंगे। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बंगाल के विभाजन के कारण की। जो सैद्धांतिक कारण दिया गया वो था प्रशासनिक कारणों से बंगाल का विभाजन करना आवश्यक है, क्योंकि इतनी बड़ी राजनीतिक इकाई का, इतनी बड़ी भौगोलिक सीमा वाले क्षेत्र का एक ही केंद्र से प्रशासनिक संचालन करना आसान कार्य नहीं है। इससे काफी अव्यवस्थाएं उत्पन्न हो गई है। लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए, लोगों को प्रशासनिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए सत्ता के कई केंद्र होने आवश्यक हैं। कम से कम 2 केंद्र तो होने चाहिए, ऐसा ब्रिटिश हुकूमत और ब्रिटिश प्रशासकों के द्वारा अपनी योजना को पेश करते समय दिया गया। लेकिन मैं अगर व्यवहारिक कारण की बात करूं कि बंगाल के विभाजन किस व्यवहारिक कारण से किया गया, तो वो था राजनीतिक कारणों से। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बंगाल है भारत में बढ़ती हुई राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना का केंद्र था। बंगाल में ही विभिन्न प्रकार का भारत का सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण हुआ था। बंगाल से ही प्रमुख राष्ट्रवादी नेता आ रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ज्यादातर जो विचारक, जो थिंक टैंक थे, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पूर्व पीठिका में जो प्रमुख राजनीतिक संगठनों की भूमिका रही, उसमें बंगाल का महत्वपूर्ण योगदान था। बंगाल ही वो क्षेत्र था जहां पर राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना का बीजारोपण हुआ था। तो ब्रिटिश हुकूमत है, उसने प्रारंभिक समय में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 को, तो उसे लगा कि ये थोड़े से कुछ स्वार्थी और अवसरवादी लोगों का संगठन है जो सिर्फ अपने कुछ राजनीतिक विशेष अधिकार है, कुछ अपने पद और प्रतिष्ठा के लिए है, वो ब्रिटिश हुकूमत से कुछ मांग करने वाले हैं। लेकिन जैसे ही जो प्रारंभिक दौर के जो नरमपंथी और उदारवादी जो राष्ट्रवादी राजनेता थे, वो उन्होंने भले ही जनता के साथ संपर्क नहीं किया हो, जनता की संभावनाओं पर उनको भरोसा नहीं हो, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की कलई खोलना प्रारंभ किया, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के नैतिकता के दावे को तार तार कर दिया, आर्थिक राष्ट्रवादी की जो संकल्पना पेश की, धन निष्कासन का जो सिद्धांत रखा गया, उसने भारतीय जनता में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के जो नैतिकता के दावे को तार तार कर दिया और उसका जो नैतिक आधार, जिसके आधार पर वो भारत में अपनी सत्ता को दीर्घ काल तक बनाए रखने का दावा कर रही थी, वो प्रारंभिक दौर के भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने उसको एक प्रकार से नष्ट करने का कार्य किया। बंगाल राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना का केंद्र था, कांग्रेस की गतिविधियों का केंद्र बनता जा रहा था। कांग्रेस धीरे धीरे भारत के लोगों को एक राष्ट्र के सूत्र में पिरोती जा रही थी, उनको राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना के रूप में उनको प्रशिक्षित करती जा रही थी, आर्थिक राष्ट्रवाद के माध्यम से लोगों को एक राष्ट्र के सूत्र में बांधती जा रही थी। इन सब गतिविधियों का केंद्र था वो बंगाल था। और बंगाल में जिस प्रकार से हिंदू और मुसलमानों का कॉपरेशन था, सहयोग था, उसने ब्रिटिश प्रशासकों की, ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन की नींद है वो हराम कर दी। उनको लगने लगा कि अगर इसी प्रकार की ये प्रक्रिया जारी रही, अगर हमने बंगाल में जो राष्ट्रीय राजनीतिक चेतनाओं के उभार को नहीं रोका, तो वो दिन दूर नहीं कि कुछ दिनों के बाद भारत में से ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन है वो समाप्त हो जाएगा, ब्रिटिश साम्राज्यवाद का गौरव है वो अस्त हो जाएगा। इसको, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के गौरव को अस्त होने से रोकने के लिए हमें बंगाल की एक सोच पर, बंगाल की विचारधारा पर, बंगाल की जीवन शक्ति पर चोट करनी होगी। और यही वो व्यवहारिक कारण था, यही वो राजनीतिक कारण था कि जिसके लिए बंगाल का विभाजन किया गया। ब्रिटिश प्रशासकों को, ब्रिटिश हुकूमत के नीति नियंताओं को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग कानून व्यवस्था की समस्या से कितने पीड़ित हैं, क्या उनको प्रशासनिक सुविधाएं मिल पा रही या नहीं मिल पा रही। उनकी चिंता सिर्फ इसलिए थी, उनकी चिंता सिर्फ इस बात में थी कि भारत में ब्रिटिश प्रशासन किस प्रकार से एक लंबे समय तक बरकरार रही। तो मैं ये कहूंगा कि बंगाल का विभाजन
सैद्धांतिक कारणों से भले ही प्रशासनिक कारणों का हवाला दिया गया हो, लेकिन व्यवहारिक कारण ये थे कि राजनीतिक कारणों से प्रेरित होकर के भारत में राष्ट्रवादी चेतना पर प्रहार करने के लिए, बंगाल की राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना को समाप्त करने के लिए, भारत में सांप्रदायिकता का बीजारोपण करने के लिए, हिंदू और मुसलमानों में आपस में फूट डालने के लिए बंगाल के विभाजन का निर्णय ब्रिटिश हुकूमत और ब्रिटिश प्रशासकों के द्वारा किया गया। अब हम बात कर लेते हैं कि इस बंगाल के विभाजन के जो ब्रिटिश प्रशासकों के दिमाग में जो उद्देश्य चल रहे थे वो आखिरकार क्या थे। इसको हम कुछ कथनों के माध्यम से, कुछ वक्तव्यों के माध्यम से समझेंगे, उनके कथनों के माध्यम से समझेंगे जो इस योजना को लागू करने के प्रमुख सूत्रधार थे। उनमें हम बात करेंगे तत्कालिक भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन के स्टेटमेंट के बारे में, तत्कालिक भारत के गृह सचिव राइसले के स्टेटमेंट के माध्यम से, और फिर सारी चीजें हैं वो स्वतः ही प्रकट हो जाएंगी कि आखिरकार इन लोगों का उद्देश्य क्या था। ब्रिटिश प्रशासकों ने बंगाल का विभाजन क्या प्रशासनिक कारणों से किया, क्या भारतीयों को प्रशासनिक सुविधाएं देने के लिए किया, क्या उनकी ये चिंता थी कि बंगाल का प्रशासन ठीक प्रकार से नहीं चलाया जाना? ऐसा नहीं था। उनकी चिंता सिर्फ ये थी कि बंगाल में जो राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना तेजी से बढ़ती जा रही है, बंगाल भारत की राष्ट्रवादी गतिविधियों का केंद्र बनता जा रहा है, बंगाल में जिस प्रकार का मुस्लिम और हिंदुओं में भाईचारा है उसको किस प्रकार से तार तार किया जाए, उसको किस प्रकार से विखंडित किया जाए ताकि भारत से ब्रिटिश उपनिवेशवाद को किसी भी प्रकार की चुनौती नहीं मिले। तो बंगाल विभाजन के उद्देश्यों की जब हम बात करते हैं तो बंगाल को विभाजित करके दो भागों में बांटा जाना था। मूल बंगाल में उनकी जो योजना थी, यानी जो ब्रिटिश प्रशासकों की जब बंगाल को विभाजित करके जिस उद्देश्य को लागू करने की जो उनकी योजना थी, जिस उद्देश्य को वो हासिल करना चाहते थे, वो उद्देश्य की अगर मैं बात करूं तो मूल बंगाल यानी बंगाल को दो भागों में बांटना था, एक तो पश्चिमी बंगाल और एक पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल के साथ में आज का बांग्लादेश और असम के इलाके हैं वो जाने थे, और पश्चिमी बंगाल में बिहार, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल का इलाका है वो रहना था। तो इस मूल बंगाल में सबसे पहली उनकी जो सोच थी ब्रिटिश प्रशासकों की, ब्रिटिश हुकूमत के नीति नियंताओं की, उनकी ये सोच थी कि मूल बंगाल में सबसे पहले इन बंगालियों को माइनॉरिटी में तब्दील कर दिया जाए, मूल बंगाल में बंगालियों को अल्पसंख्यक बना दिया जाए। मूल बंगाल में 1.70 करोड़ बंगाली रखे जाने थे, उसमें इसके अलावा 3.70 करोड़ उड़िया और हिंदी भाषी लोगों को रखने की योजना थी। एक प्रकार से बंगाली लोगों को माइनॉरिटी बनाने की योजना पर काम किया जा रहा था ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा इस योजना को लागू करने के पीछे। तो जो पश्चिमी बंगाल जिसके साथ बिहार और उड़ीसा के इलाकों को भी शामिल करना था, उस मूल बंगाल में बंगालियों को अल्पसंख्यक बनाने की एक सोची समझी चाल थी ब्रिटिश हुकूमत की। मूल बंगाल में 1.70 करोड़ बंगाली रखने थे और 3.70 करोड़ उड़िया और हिंदी भाषी बोलने वाले लोगों को रखा जाना था। इस प्रकार मूल बंगाल को अगर देखे जाए तो 5.4 करोड़ की आबादी है वो मूल बंगाल में रहनी थी, लेकिन इसमें से अकेले 3.70 करोड़ उड़िया भाषी लोगों को और हिंदी भाषी लोगों को रखे जाने की योजना थी, क्योंकि उनको लगता था, ब्रिटिश हुकूमत और ब्रिटिश प्रशासकों को यह लगता था कि ये जो बंगाली जो लोग हैं, जो बंगाली भाषा बोलने वाले जो लोग हैं, जो बंगाली अस्मिता से जुड़े हुए हैं, ये भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना के अग्रता हैं, भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना विकसित कर रहे हैं। तो सबसे पहले इनको माइनॉरिटी में तब्दील कर दिया जाए ताकि ये हतोत्साहित हो जाए, ताकि ये अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्षरत रहें और राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना ब्रिटिश उपनिवेशवाद को किसी भी प्रकार की चुनौती देने की स्थिति में नहीं आए। इनकी दूसरी योजना थी वो बड़ी घिनौनी थी, और उसी घिनौनी योजना की अंतिम परिणति 15 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के रूप में अपनी सर्वोच्च पराकाष्ठा पर पहुंचती है। इस बंगाल विभाजन के पीछे, जो विभाजित करने के पीछे उनका जो दूसरा उद्देश्य था वो था धार्मिक आधार पर बंगाल को तोड़ना, धार्मिक आधार पर बंगाल को विच्छेदित करना, धार्मिक आधार पर बंगाल को बांटना। इसमें यह दावा किया गया था कि पूर्वी बंगाल में मुस्लिम आबादी को बहुसंख्यक बनाया जाना था, और पूर्वी बंगाल के लोगों में लॉर्ड कर्जन ने जा करके ये प्रचार प्रसार किया कि आपको हिंदुओं ने और बंगाली लोगों ने आपको दबाया है, और पूर्वी बंगाल में मुसलमान रहेंगे जिनकी राजधानी ढाका रहेगी, और जो मुगल काल में और जो दिल्ली सल्तनत के शासकों के दौरान भी जो वैभव और जो समृद्धि आप लोगों ने नहीं पाई, वो वैभव और समृद्धि ब्रिटिश हुकूमत आपको देने के लिए तैयार है। आपको हिंदुओं के वर्चस्ववाद से आपको बचाना चाहते हैं हम लोग। तो पूर्वी बंगाल में मुस्लिम आबादी को बहुसंख्यक बनाए जाने के खतरनाक गेम पर काम किया जा रहा था ब्रिटिश हुकूमत और ब्रिटिश प्रशासकों के द्वारा। पूर्वी बंगाल में जब मुस्लिम आबादी को बहुसंख्यक बना दिया जाए और उनको ये कहा जाए कि आपके हित के लिए यही सही है,
तो भले ही उसमें कितने ही लोग समझदार हो, अगर उसमें 5-10 भी लोग अगर 100 में गड़बड़ होते हैं तो गलत विचारधारा बड़ी तेजी से फैलती है, क्योंकि सकारात्मक विचारधारा उतनी तेज गति से नहीं फैलती जितनी गलत विचारधारा फैलती है। और पूर्वी बंगाल में जब मुसलमानों को एक प्रकार से उनके अस्मिता और उनके लिए विशेष अधिकारों की जब इस तरह से जोर शोर से प्रचार प्रसार किया गया, तो पूर्वी बंगाल के कुछ मुस्लिम है इस बहकावे में आ गए और धीरे धीरे भारत में संप्रदायवाद की राजनीति है वो प्रारंभ होगी। मुसलमानों ने अलगाववाद की राजनीति पर काम करना शुरू कर दिया और अंग्रेजों की ये फूट डालो राज करो की नीति थी, जिसके आधार पर अंग्रेज है मुसलमान और हिंदुओं के बीच में फूट डालने में सफल हो गए। तो अगर बंगाल विभाजन के उद्देश्यों की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहला जो काम था बंगालियों को अल्पसंख्यक बनाना और दूसरा जो उद्देश्य था धार्मिक आधार पर विभाजन करना, पूर्वी बंगाल में मुस्लिम आबादी को बहुसंख्यक बनाया जाना। लेकिन आपको लग रहा होगा कि मेरी ये बातें हैं, मैं ये बातें पूरे विश्वास के साथ इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि अगर हम तात्कालिक समय के भारत के जो वायसराय है लॉर्ड कर्जन के अगर स्टेटमेंट को देखें तो ये बात है पूरी तरह से सही साबित होती है कि बंगाल विभाजन के पीछे तात्कालिक ब्रिटिश प्रशासकों के उद्देश्य क्या थे। लॉर्ड कर्जन ने 1903-4 ईस्वी के करीब ये कहा था, बंगाल विभाजन की योजना जब कागजों में थी तब उनका ये कहना था कि अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास क्या प्रयास, कलकत्ता बंगाल को विभाजित करने का यह प्रयास। आप स्टेटमेंट पर गौर कीजिए, लॉर्ड कर्जन कहते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता को सिंहासनच्युत करना था, यानी कलकत्ता की जो महत्वपूर्ण राजनीतिक स्थिति थी उसको उस स्थिति से एक प्रकार से उसको हटाया जाना था। तो लॉर्ड कर्जन के स्टेटमेंट पर हूबहू मैं बात करने जा रहा हूं। अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता को सिंहासनच्युत करना था, बंगाली आबादी का बंटवारा करना था, एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहां से बंगाल और पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था। तो लॉर्ड कर्जन के इस मंतव्य से ही अंग्रेजों के उद्देश्यों को हम पूरी तरह से सही प्रकार से समझ सकते हैं कि अंग्रेज किस खतरनाक योजना पर किस खतरनाक कार्य को अंजाम देने जा रहे थे। चलो हम बात कर लेते हैं, अब हम बात कर लेते हैं तत्कालीन भारत के गृह सचिव, यानी जिसे भारत सचिव के नाम से भी जाना जाता है, राइसले, जो लंदन में ब्रिटिश कैबिनेट के एक बहुत बड़े सदस्य होते थे और भारत से संबंधित मामलों में वो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी थे। तत्कालीन गृह सचिव राइसले, वो उनके और लॉर्ड कर्जन के बीच में जब पत्राचार होता है और जबकि बंगाल को विभाजित करने को लेकर के जो प्लान बनाया जा रहा है उसी पत्राचार की एक लाइन है वो कोट की जाती है कि तत्कालीन गृह सचिव राइसले भी कहते हैं कि अविभाजित बंगाल एक बड़ी ताकत है और विभाजित होने से यह पूरी तरह से कमजोर हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं कि इसमें धार्मिक आधार पर भारतीयों को विभाजित करने का उद्देश्य छिपा हुआ था, तो फरवरी 1904 ईस्वी में जब लॉर्ड कर्जन पूर्वी बंगाल के दौरे पर जाते हैं तो वो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला एक बयान देते हैं। वो बयान क्या था, हूबहू मैं उन्हीं शब्दों में आपके समक्ष रख रहा हूं कि बंगाल विभाजन से ढाका बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी वाले नए प्रांत की राजधानी बन जाएगी। इससे पूर्वी बंगाल में एकता स्थापित होगी, मुसलमानों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और पूर्वी जिले कलकत्ता की राजशाही से मुक्त भी हो जाएंगे। तो इन कथनों से, इन वक्तव्यों से हम अंग्रेजों की बंगाल विभाजन के पीछे वास्तव में क्या उद्देश्य थे उसको हम भलीभांति समझ सकते हैं। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि अगर पूर्वी प्रांत में किस प्रकार से इस योजना को लागू किया जाना था। बंगाल को विभाजित करके दो भाग बनाए जाने थे, एक पूर्वी बंगाल और असम है उसको एक साथ मिलाया जाना था और इस पूर्वी प्रांत की जो राजधानी थी वो ढाका को बनाया जाना था और इसकी आबादी 3 करोड़ 10 लाख रखी जानी थी। पूर्वी प्रांत में जो आज का जो बांग्लादेश का इलाका और असम, इन दोनों को मिलाकर के पूर्वी बंगाल नाम का एक नया प्रांत है वो सृजित किया जाना था बंगाल को विभाजित करके, और इसमें मुस्लिम आबादी को बहुसंख्यक बनाया जाना था और एक प्रकार से ये सांप्रदायिक आधार पर किया गया विभाजन ज्यादा था और इसकी आबादी 3 करोड़ 10 लाख रखी जानी थी। अब मैं बात कर लेता हूं कि जो पश्चिमी बंगाल है उसमें कौन सा इलाका आना था। तो पश्चिम बात करें तो बंगाल का जो बाकी हिस्सा, यानी जो आज के जो बांग्लादेश के साथ तो असम को अटैच करके पूर्वी बंगाल का इलाका बना दिया और बंगाल को विभाजित करने के बाद में एक जो दूसरा जो पार्ट था वो था पश्चिमी बंगाल, यानी बंगाल का बाकी हिस्सा बिहार और उड़ीसा को मिला करके पश्चिमी बंगाल है
वो बनाया जाना था, जिसमें हमने बात की कि उसमें बंगाली आबादी को अल्पसंख्यक बनाया जाना था। केवल 1.70 करोड़ ही बंगाली भाषा बोलने वाले लोगों को इसमें रखा गया। बाकी 3.70 करोड़ लोग उड़िया और हिंदी भाषी लोगों को इस प्रांत के अंतर्गत शामिल किया गया। इसकी राजधानी है वो कोलकाता थी। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि जब कि ये विभाजन की जो प्रक्रिया, जिस बंगाल के विभाजन की हम बात कर रहे हैं कि बंगाल का विभाजन करने का निर्णय लिया गया, लॉर्ड कर्जन ऐसे कह रहे हैं, राइसले ऐसे कह रहे हैं, उस विभाजन के पीछे उद्देश्य क्या थे? तो 19 ये विभाजन की जो सुगबुगाहट है वो सबसे पहली बार कब सुनाई देती है? तो इस विभाजन की प्रक्रिया को अगर हम समझे तो 1903 से 1905 ईस्वी के बीच में वो घटनाक्रम है वो तेजी से आगे बढ़ता है। होता क्या है कि एक्चुअल में जो गृह सचिव थे तत्कालिक भारत के, जो गृह सचिव राइसले, उसने सबसे पहली बार 3 दिसंबर 1903 को जब लॉर्ड कर्जन को एक पत्र लिखा, तो उस पत्र में पहली बार इस योजना का जिक्र किया कि क्यों ना हम बंगाल को विभाजित कर दें, क्योंकि अविभाजित बंगाल अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है और विभाजित होने से यह कमजोर हो जाएगी। तो सबसे पहली बार जो बंगाल को विभाजन करने की जो बात आई वो एक पत्र के माध्यम से आई, और वो पत्र गृह सचिव राइसले के द्वारा लिखा गया था। गृह सचिव राइसले ने सबसे पहली बार 3 दिसंबर 1903 को पत्र में पहली बार इस योजना का जिक्र किया। उसके बाद में फरवरी 1904 में कर्जन का ढाका में भाषण हुआ, और कर्जन ने पूर्वी बंगाल के लोगों को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का इस मामले में समर्थन करने के लिए एक तरह से जन समर्थन जुटाने का काम किया, और उन्होंने पूर्वी बंगाल के कई दौरे किए, और उन्होंने सांप्रदायिकता को और मुसलमानों को हिंदुओं से पृथक करने वाले कई बयान है वो दिए। तो फरवरी 1904 में कर्जन का ढाका में भाषण है, उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि पूर्वी बंगाल के जो मुसलमान हैं उनको हिंदुओं के अधीनस्थ रहना पड़ रहा है, और कलकत्ता की राजशाही से वो मुक्त नहीं हो पा रहे, और मुसलमानों का जो गौरव मुगल साम्राज्य दिल्ली सल्तनत में था वो कहीं ना कहीं लुप्त हो गया है, और ब्रिटिश औपनिवेशिक जो शासन है वो ये चाहता है कि मुसलमानों को उनके पुराने गौरव और समृद्धि को लौटाया जाए। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत यहाँ भी मुसलमानों के साथ एक चाल चल रही थी। ब्रिटिश हुकूमत का सिर्फ उद्देश्य था कि बंगाल की राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना को तोड़ना, बंगाल जो राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र बनता जा रहा था उसको किस प्रकार से कमजोर किया जाए, उसमें किस प्रकार से दरार पैदा किया जाए, हिंदू और मुसलमानों का जो सांप्रदायिक सौहार्द था, जो ब्रिटिश शासन के लिए एक चुनौती बन गया था, उसको किस प्रकार से विखंडित किया जाए, इस योजना पर कर्जन भी काम कर रहे थे, और उस समय तत्कालिक भारत के गृह सचिव राइसले है वो काम कर रहे थे। और अगर हम लॉर्ड कर्जन की बात करें तो लॉर्ड कर्जन तो जो कांग्रेस की जिस प्रकार की गतिविधियां बढ़ रही थी वो कांग्रेस को पसंद भी नहीं करते थे, और लॉर्ड कर्जन ने तो ये कहा था कि कांग्रेस धीरे धीरे वो स्लोली डाइंग हो रही है, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे भारत रहते हुए इसकी मृत्यु सैया तक इसको पहुंचाने में मैं अपना सहयोग प्रदान कर दूं। तो फरवरी 1904 में कर्जन का ढाका में भाषण होता है, उसमें भी उसने बंगाल विभाजन की योजना का जिक्र करते हैं। बाद में 19 जुलाई 1905 को घोषणा की जाती है बंगाल के विभाजन की, कि अर्थात ब्रिटिश सरकार ने बंगाल को विभाजित करने का निर्णय ले लिया है। तो 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा ऑफिशियल रूप से की जाती है, और 1 सितंबर 1905 ईस्वी को वो डॉक्यूमेंट जारी किया जाता है, वो अधिसूचना जारी की जाती है, जिसमें बंगाल के विभाजन को लागू करने की तिथि है वो तय कर दी जाती है। तो देखिए यह बात समझिए कि 19 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दी जाती है, अर्थात बंगाल का विभाजन होगा, लेकिन वहां पर डेट तय नहीं की जाती कि बंगाल का विभाजन किस डेट से होगा। 1 सितंबर 1905 को घोषणा में विभाजन की तारीख है उसको तय कर दिया जाता है, और वो तय कर दिया जाता है कि 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल का विभाजन है वो लागू हो जाएगा। और 1 सितंबर 1905 की इस घोषणा में विभाजन की तारीख के साथ साथ किस प्रकार से बंगाल को विभाजित किया जाएगा, कौन सी आबादी है, किस प्रांत के साथ कितनी रहेगी, कौन सा इलाका किस प्रांत के साथ जाएगा, उन सारी योजनाओं का जिक्र होता है। और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन है वो वास्तविक रूप में लागू हो जाता है 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। तो 1903 में जब 3 दिसंबर 1903 को जब गृह सचिव राइसले अपने पत्र में पहली बार बंगाल के विभाजन की एक सुगबुगाहट छेड़ते हैं, उस तरह की योजना की बात करते हैं कि बंगाल के विभाजन कर दिया जाए तो हम भारत में जो राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना बढ़ रही है, बंगाल उसका केंद्र बनता जा रहा है,
अगर हम बंगाल को विभाजित कर देंगे तो भारत में जो राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना अभी पैदा ही हुआ है उसको जन्म लेते हुए अपने पैरों पर खड़े होने से पहले ही हम उसे रौंद देंगे। तो इस प्रकार की योजना का जब जिक्र शुरुआत से ही होने लग जाता है तो कांग्रेस और जनता में भी इसको लेकर के एक प्रतिक्रिया है वो देखने को मिलती है। तो उसी की हम बात कर लेते हैं कि 1903 से 1905 ईस्वी के बीच में इस विभाजन की जो प्रक्रिया जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी उस पर कांग्रेस या जनता की प्रतिक्रिया किस रूप में देखने को मिलती है। दिसंबर 1903 ईस्वी में विभाजन प्रस्ताव की सूचना मिलते ही पूरे बंगाल में एक जबरदस्त विरोध उत्पन्न होता है। पहले 2 महीनों की बात करें यानी जनवरी 1904 और फरवरी 1904, पहले 2 महीनों में विभाजन के खिलाफ है 500 बैठकें होती हैं और उसमें मुख्यतः बैठकें कहाँ होती हैं, ढाका, मयमनसिंह और चटगांव में। विभाजन के खिलाफ पूरे बंगाल में पर्चे बांटे जाते हैं, पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती है और 40-50 हजार पर्चे पूरे बंगाल में बांट दिए जाते हैं। इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख राष्ट्रवादी नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाली नामक अपने समाचार पत्र में और कृष्ण कुमार मित्र ने हितवादी नामक समाचार पत्र में और पृथ्वी चंद्र राय ने संजीवनी के माध्यम से इस बंगाल विभाजन की जो प्रारंभिक तौर पर जो एक सुगबुगाहट प्रारंभ हो गई थी कि अंग्रेज जो हुकूमत है इस खतरनाक योजना पर काम करने जा रही है, इसका प्रारंभ से ही सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अपने बंगाली समाचार पत्र के माध्यम से, कृष्ण कुमार मित्र ने हितवादी समाचार पत्र के माध्यम से और पृथ्वी चंद्र राय ने संजीवनी के माध्यम से बंगाल विभाजन की इस योजना पर आगे बढ़ने के खिलाफ है वो अपना विरोध है वो दर्ज करवाया। उस तरह के लेख है वो लिखे और बंगाली लोगों को एक प्रकार से जागृत करने का कार्य किया। मार्च 1904 और जनवरी 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में कई बड़ी बड़ी विशाल विरोध सभाएं आयोजित होती हैं। भारत सरकार और गृह सचिव के नाम तमाम विरोध याचिकाएं भेजी गई और कई याचिकाएं तो ऐसी थी जिसमें 70,000 से ज्यादा लोगों के साइन वाली याचिका थी, जिसमें ब्रिटिश प्रशासन से अपील की गई थी कि बंगाल विभाजन की जो योजना जो आप लोगों के द्वारा एक तरह से उस पर एक तरह से सुगबुगाहट प्रारंभ हो गई है, बंगाल विभाजन की जिस योजना पर आप काम कर रहे हैं उस तरह की किसी योजना पर काम नहीं किया जाए, ये भारत के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात होगा। और उन्होंने अपनी याचिकाओं के माध्यम से, प्रार्थना पत्रों के माध्यम से, सभाओं में जो प्रस्ताव पास किए गए उनको ब्रिटिश हुकूमत और ब्रिटिश प्रशासकों तक पहुंचा करके उनको ये लगा तत्कालिक भारत के जो राष्ट्रवादी नेताओं को कि शायद ब्रिटिश हुकूमत पर इससे दबाव पड़ेगा और ब्रिटिश हुकूमत है जो बंगाल विभाजन की योजना है उसको लागू करने से बचेगी। 1903 से 5 की अवधि में आवेदनबाजी, ज्ञापनबाजी, भाषणबाजी और जनसभाओं के आयोजन और प्रेस के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार किया गया कि बंगाल का विभाजन नहीं किया जाए। और इस दौर के जो भी मैं कह रहा हूं कि जो प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे, चाहे सुरेंद्रनाथ बनर्जी की बात करूं या मैं कृष्ण कुमार मित्र की बात करूं या पृथ्वी चंद्र राय की, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भी जो नेता थे, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1903 ईस्वी में जो वार्षिक अधिवेशन होता है और जिसमें ये चर्चा, उसमें भी बंगाल विभाजन की योजना का विरोध किया जाता है। तो इन लोगों को ये आशा थी कि हम जो इस प्रकार की आवेदनबाजी, ज्ञापनबाजी, भाषणबाजी और जनसभाओं के आयोजन और प्रेस के माध्यम से जो बंगाल विभाजन की योजना के खिलाफ जो लिख रहे हैं उससे ब्रिटिश प्रशासन पर भारतीय जनमत का एक दबाव पड़ेगा और ब्रिटिश प्रशासन है उस योजना को लागू करने से बचेगी, ऐसा उनको भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं को लगा। भारत की जो बंगाल की जनता है उनको इस प्रकार का उनका ब्रिटिश शासन की न्यायप्रियता में विश्वास था कि उनको लगता था कि ब्रिटिश शासन है वो देर सवेर है वो भारतीयों के साथ न्याय करेगी। लेकिन वो ब्रिटिश प्रशासन के वास्तविक मंतव्य को समझ पाने में प्रारंभिक दौर के भारतीय राष्ट्रवादी नेता है वो असफल रहे, क्योंकि ब्रिटिश प्रशासन ने बंगाल का विभाजन करने का निर्णय ही सिर्फ इसलिए लिया था ताकि भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना की गति को तोड़ा जाए। भारत में जो राजनीतिक जो जागरण का कार्य जो बंगाल से प्रारंभ हुआ था, जिस बंगाल में हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो भाईचारा व्याप्त था, उनमें धर्म के आधार पर फूट डाल करके और फूट डालो राज करो की नीति के माध्यम से इन भारतीय लोगों को विभाजित कर दिया जाए ताकि भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता को किसी भी प्रकार की चुनौती है आने वाले समय में पेश नहीं की जा सकी। आंदोलनकारियों को जैसा कि मैंने कहा कि विश्वास था कि योजना रद्द हो जाएगी, लेकिन योजना रद्द नहीं हुई। उनके मुंह पर, इन आंदोलनकारियों के मुंह पर तमाचा तब पड़ा जब 19 जुलाई 1905 को यह फाइनल डिसीजन कर दिया गया कि बंगाल का विभाजन 2 भागों में किया जाएगा। तो ये आंदोलनकारियों के मुंह पर तमाचा था। ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में जो उनको विश्वास था, अचानक से उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है
और उनको लगता था कि आवेदनबाजी, ज्ञापनबाजी, भाषणबाजी या विरोध प्रदर्शन या सिग्नेचर वाले याचिकाएं देने से ब्रिटिश प्रशासन पर, ब्रिटिश हुकूमत पर कोई दबाव पड़ेगा। वो पूरी तरह से इस बात को समझने में असफल हो गए थे। तो 19 जुलाई 1905 को जब ब्रिटिश हुकूमत ने यह कह दिया कि बंगाल का विभाजन होगा, तो ये आंदोलनकारियों के मुंह पर एक तमाचा था। तो आंदोलनकारियों को यह लग गया था कि अब कि आवेदनबाजी, ज्ञापनबाजी, भाषणबाजी या विरोध प्रदर्शन करने से इस ब्रिटिश हुकूमत और ब्रिटिश उपनिवेशवाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। इसलिए हमें संघर्ष का एक दूसरा तरीका अपनाना होगा, और संघर्ष के इसी दूसरे तरीके के रूप में भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में उग्रवाद को अपनी गतिविधियां करने का मौका मिलता है। उग्रवादी राजनीति की शुरुआत है वो इसी बंगाल विभाजन के विरोध के फलस्वरूप है, स्वदेशी आंदोलन में अभिव्यक्त होती है। तो संघर्ष का दूसरा तरीका अपनाने की बात होने लगी, और इसी दूसरे तरीके को अंजाम दिया लाल बाल पाल की तिकड़ी ने। इसी के कारण से बाद में जो उदारवादी और नरमपंथियों की ज्ञापनबाजी, आवेदनबाजी और भाषणबाजी के नीति के चलते भी जब उनको ब्रिटिश शासन की न्यायप्रियता में विश्वास था, लेकिन ब्रिटिश शासन ने इन भारतीय राष्ट्रवादियों की जब एक भी नहीं सुनी, तो उनको लगा, तो उनके साथ बहुत सारे जो ऐसे जो राष्ट्रवादी नेता थे वो भी निराश हुए, और उनको लगा कि इन संवैधानिक तरीकों से, अनुन्य विनय की नीति से, ज्ञापनबाजी और भाषणबाजी की नीति से परे जाकर के हमें ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन के खिलाफ चुनौती के लिए अन्य रास्ते अख्तियार करने होंगे, जिसी का परिणाम था उग्रवादी राजनीति की शुरुआत, क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हुई। इस विभाजन के निर्णय की योजना को रद्द करवाने के लिए स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा का प्रस्ताव तक पास किए गए। ये संघर्ष के नए तरीके थे जो इसलिए विकसित हुए क्योंकि ब्रिटिश शासन ने नरमपंथी और उदारवादियों के अनुनय विनय की नीति को किसी भी प्रकार की कोई तवज्जो नहीं दी। विभाजन के निर्णय की घोषणा जैसे ही होगी कि 19 जुलाई 1905 को जब ब्रिटिश हुकूमत ने यह कह दिया कि भारत का विभाजन, बंगाल का विभाजन किया जाएगा, तो इस विभाजन के निर्णय की घोषणा के बाद दिनाजपुर, पाबना, फरीदपुर, टंगाइल, जैसोर, ढाका, वीरभूमि, बारिसाल और अन्य कस्बों में विरोध सभाएं आयोजित की गई, जहां विदेशी माल के बहिष्कार की प्रतिज्ञा की गई। कलकत्ता में भी छात्रों ने अनेक विरोध बैठकें आयोजित की। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक हुई। इस ऐतिहासिक बैठक को संबोधित किया सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी की उपस्थिति में कलकत्ता के टाउन हॉल में जो ऐतिहासिक बैठक हुई उसमें स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा की गई, और इसी दिन बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया, अर्थात ब्रिटिश सामानों का, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार भारतीयों के द्वारा किया जाएगा, बंगाल की जनता के द्वारा किया जाएगा। लेकिन अभी तक जो ये बहिष्कार का जो प्रस्ताव था वो बंगाल के संदर्भ में था। इसका राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना को अभी बाद में लागू किया जाना था। तो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक होती है, और इस ऐतिहासिक बैठक को संबोधित किया सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, और ऐसा कहा जाता है कि उसमें लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए। इसमें स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा की गई बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में, और इसी दिन बहिष्कार प्रस्ताव है वो पास हुआ। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे अनेक नरमपंथी नेता भी देश के दौरे पर निकल गए, जनता का समर्थन लेने के लिए। देश के अन्य हिस्सों को बंगाल विभाजन के विरोध में लामबंद करने के लिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे नरमपंथी नेता भी देश के दौरे पर निकल गए। लोगों ने मैनचेस्टर के कपड़े और लिवरपूल के नमक के बहिष्कार की अपील की। 1 सितंबर की घोषणा के बाद बहिष्कार आंदोलन ने जोर पकड़ा। 1 सितंबर की घोषणा यह थी कि 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल का विभाजन है वो लागू हो जाएगा। तो 1 सितंबर की घोषणा के बाद बहिष्कार आंदोलन ने जोर पकड़ा, और ये बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन का ही असर था जिसकी घोषणा की गई थी 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में, जिसको सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने संबोधित किया था कि विदेशी माल के बहिष्कार का नारा घर घर पहुंच गया, हर बंगाली के घर घर पहुंच गया। बंगाल की जनता के डोर टू डोर में ये बहिष्कार का नारा है वो बुलंद हो गया। और इसे अगर हम कुछ आंकड़ों के माध्यम से देखें तो सितंबर 1904 से सितंबर 1905 के बीच कपड़ों की बिक्री और आय में 5 से 15% की कमी हो गई, अर्थात ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार तेजी से किया जाने लगा, ब्रिटिश सामानों की होली जलाई जाने लगी। अब ये तो हो गई कि विभाजन की प्रक्रिया और भारतीयों की प्रतिक्रिया की बात, लेकिन जो उग्रवादी राजनीति के दौर में जो स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ और 1906 में पहली बार कांग्रेस के मंच से स्वदेशी स्वशासन और बहिष्कार का प्रस्ताव कांग्रेस के मंच से पारित हुआ, और बाद में लाल बाल पाल की तिकड़ी ने जिस प्रकार से स्वदेशी आंदोलन को
अपनी तीव्रता प्रदान की, ऊर्जा प्रदान की। उसने भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में अनेक नए आयाम स्थापित किए। इस स्वदेशी आंदोलन की और कांग्रेस के मंच से किस प्रकार के प्रस्ताव पारित हुए, और इस स्वदेशी आंदोलन का ही नतीजा था बंगाल विभाजन के खिलाफ कि स्वदेशी आंदोलन को बंगाल तक सीमित रखा जाए या देश के दूसरे हिस्सों में भी ले जाया जाए। इसी को लेकर के जो वैचारिक मतभेद पैदा हुए उग्र राष्ट्रवादियों और नरमपंथियों में, उन्हीं का परिणाम बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन के रूप में आता है, जो 1907 में सूरत के विभाजन के नाम से जाना जाता है। 1906 में अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति के कारण मुस्लिम लीग का जन्म होता है। इन सभी बातों की चर्चा हम अगले व्याख्यान में बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन पार्ट सेकंड में करेंगे। अब आज के इस पार्ट प्रथम से संबंधित जो एग्जाम में परीक्षा उपयोगी प्रश्न पूछे जाते हैं वो काफ़ी तथ्यात्मक और अवधारणात्मक है। यहाँ पर पूछे जा सकते हैं कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई, बंगाल विभाजन की योजना का सबसे पहली बार जिक्र कब हुआ, बंगाल विभाजन की घोषणा लागू कब हुई, उस समय भारत के गृह सचिव कौन थे, बंगाल विभाजन की घोषणा को लागू करने के पीछे के अंतर्निहित उद्देश्य क्या थे, और इस विभाजन के पहले जो भारतीयों की जो प्रतिक्रिया थी वो किस रूप में आई, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब और किस बैठक में की गई, और इसके अलावा कि बंगाल को विभाजित करने की आवश्यकता क्यों थी, और 1905 से पूर्व का जो बंगाल है वो किस प्रकार का था, और विभाजित होने के बाद में बंगाल की आबादी का किस प्रकार से बंटवारा होना था। इससे संबंधित एग्जाम में अच्छे स्तर के प्रश्न हैं वो पूछे जाने की संभावना है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी अगर आपको इस टॉपिक से कोई किसी भी प्रकार की कोई समस्या या परेशानी आती है तो आप मेरे से सीधा संपर्क कर सकते हैं। बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन पार्ट सेकंड पर कल हम बात करेंगे विस्तार से। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।